दोस्तों यह किताब वीरेंद्र सिंधु द्वारा लिखित है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जन्म और शैशव। पिता की उंगली छोड़ वह खेत में बैठ गया और पौधों की तरह छोटे छोटे तिनके जमीन में गाड़ने लगा। क्या कर रहे हो बेटे? पिता ने पूछा। बाबू के बोराऊं, बालक ने तुतलाते हुए भोलेपन से उत्तर दिया। उम्र अभी केवल 2.5-3 बरस की ही थी। बंदूक शब्द का उच्चारण करना भी नहीं आता था उसे। बंदूक से करते क्या हैं यह बात दूसरी थी। यही बालक बाद में स्वतंत्रता के अमर सेनानी शहीद भगत सिंह के नाम से जनमानस पर छा गया। उस दिन वे अपने पिता सरदार किशन सिंह और उनके एक मित्र के साथ खेत पर गए थे जहां नया बाग लग रहा था। भगत सिंह ने आम के पौधे रोपे जाते देखे तो वे भी तिनके जमीन में रोपने लगे। पर जब पिता ने पूछा तो उत्तर मिला, बाबू के बोराऊं। दोनों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक बार भगत सिंह को बड़े प्यार से निहारा। कुछ देर बाद भगत सिंह अपनी तिनके वाली बंदूकें बोकर उठे और अपने पिता के साथ चलने लगे। बालक भगत सिंह बड़ा होकर क्या होने जा रहा है इसकी घोषणा उसने बचपन में ही कर दी थी। पढ़ सुनकर आश्चर्य होता है कि इतने छोटे बालक ने बंदूक की बात सोची कैसे, जबकि बंदूक कहना भी उसे नहीं आया था। पर शायद भगत सिंह के मुख से बंदूक शब्द का निकलना कोई अनहोनी बात नहीं थी, क्योंकि यह सब तो उन्हें खून में मिला था। सदियों से उनका परिवार अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था। अब पिछली 2 पीढ़ियों से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लड़ रहा था। इस सब की भी एक कहानी है। भगत सिंह के पूर्वज महाराजा रणजीत सिंह की सेना में थे। पश्चिम में उपद्रवी पठान तथा पूर्व में बढ़ रहे अत्याचारी अंग्रेजों के बीच सिख राज्य की रक्षा में महत्वपूर्ण योग देने से इस परिवार को मान्यता प्राप्त हो गई थी। अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह और उनके परिवार के साथ जो कुछ व्यवहार किया उस सब ने इन पुरखों में विद्रोही घृणा जगा दी थी। यह धरोहर के रूप में भगत सिंह को मिली। भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह पंजाब के एक गांव खटकड़ कला जिला जालंधर के निवासी हैं। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में जब अंग्रेजी सरकार ने लायलपुर के इलाके में नई नहर खुदवा कर उसे आबाद करने के लिए जालंधर, होशियारपुर आदि के निवासियों को वहां जाकर बसने के लिए ज़मीनें दी तो सरदार अर्जुन सिंह भी बंगा गांव जिला लायलपुर में जा बसे। वे प्रथम सिख नागरिक थे जो आर्य समाज की सामाजिक क्रांति में शामिल हुए। अपने इलाके के वे प्रसिद्ध हकीम थे और गरीबों का इलाज मुफ्त में करते। देशभक्ति उनमें कूट कूट कर भरी थी। अपने तीनों बेटों को जिस तरह उन्होंने देश की स्वतंत्रता संघर्ष में झोंका वह उसी का प्रतीक है। आर्य समाज के बड़े बड़े जलसों में वे भाषण देने जाते और छुआछूत, जाति पाति जैसी बुराइयों को दूर करने का प्रचार करते। सरदार अर्जुन सिंह के 3 बेटे थे, सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार किशन सिंह का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। अपने समय में उठने वाले हर आंदोलन में उन्होंने पूरे जोश के साथ भाग लिया। देश में जब कहीं जहां कहीं अकाल पड़ा, बाढ़ आई, वे वहीं सहायता कार्यों के लिए पहुंच जाते। लाहौर में उन्होंने एक अनाथालय की स्थापना की जिसमें बालकों के लालन पालन और शिक्षा का पूरा प्रबंध किया गया था। उन्होंने देखा कि देश में कोई न कोई मुसीबत आई ही रहती है, कहीं बाढ़, कहीं अकाल, और अंग्रेजी सरकार कोई मदद नहीं करती। इसलिए यह आवश्यक है कि हम स्वतंत्रता प्राप्त करें। लोकमान्य तिलक ने उन्हीं दिनों स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। उनके व्यक्तित्व से सरदार किशन सिंह बहुत प्रभावित हुए और कांग्रेस में दिलचस्पी लेने लगे। बाद में भारत माता सोसाइटी नामक एक संस्था की स्थापना लाहौर में की गई। अखबार निकालकर अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार आरंभ किया गया। सरकार की निगाह सरदार अर्जुन सिंह पर थी। जब वे शस्त्रों की सहायता लेने के लिए नेपाल गए तो वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ और उन्हें शाही मेहमान के रूप में ठहराया गया। सरकार चौकन्नी हो चुकी थी और नेपाल से वापस लौटते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार वह जीवन में कई बार जेल गए। उन पर अनेकों मुकदमे चले। जेल में भी वे मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। क्रांतिकारियों द्वारा जो कुछ किया जाता रहा उसमें वह पूरी तरह परामर्श और सहयोग देते रहे। दूसरे भाई सरदार अजीत सिंह ने भारत माता सोसाइटी की स्थापना की। इसके माध्यम से समाचार पत्रों तथा बहुत सारे क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन हुआ। पंजाब में उठने वाले किसान आंदोलनों की गूंज पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से प्रसिद्ध है।
नगर नगर गांव गांव इसी संस्था के माध्यम से पहुंची। सरदार अजीत सिंह के भाषणों में इतना जोश होता था कि हजारों की संख्या में जनता घंटों बैठी उन्हें सुना करती थी। वे अंग्रेजों द्वारा किए अत्याचारों को कहानी के रूप में इस तरह कहते कि लोग आंसुओं से भीग जाते। सरदार अजीत सिंह की योजना थी कि सेना और राजाओं को साथ लेकर जन क्रांति हो। इसके लिए उन्होंने राजाओं से मिलना और सेना में भाषण देना आरंभ कर दिया था। तेजी से फैलते उनके प्रभाव को देखकर अंग्रेज सरकार घबरा उठी। उन्हें मांडले के किले में नज़रबंद कर दिया। 6 महीने सरदार अजीत सिंह को मांडले में रखा गया। 18 नवंबर 1907 को स्पेशल ट्रेन से वे लाहौर पहुंचे। जनता में जोश का उफान आ गया। पंजाब में उनके स्वागत की खुशियां बनाई गई। दिसंबर 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हो रहा था। लोकमान्य तिलक के विशेष निमंत्रण पर वे और उनके बड़े भाई सरदार किशन सिंह एक साथ सूरत गए। लोकमान्य तिलक सरदार अजीत सिंह से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सभा में कहा, सरदार अजीत सिंह एक विलक्षण व्यक्ति है। वे इस लायक है कि उन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया जाए। हमारे पास उन जैसा कोई दूसरा आदमी नहीं है। तिलक महाराज ने केवल यह कहा ही नहीं बल्कि एक ताज को अपने हाथों से सरदार अजीत सिंह के सिर पर रखा। मांडले से लौटने के बाद सरदार अजीत सिंह ने अपने आंदोलन कार्य को और भी तेजों से करना प्रारंभ कर दिया। भारत माता सोसाइटी के माध्यम से तेजी से क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन होने लगा। वे अपने भाषणों, पेशवा अखबारों में लिखे लेखों और पुस्तकों द्वारा एक तरफ जनता को खुलेआम संगठित कर रहे थे तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से क्रांति दल का संगठन भी बढ़ा रहे थे। गुप्तचर विभाग ने बहुत गर्म रिपोर्ट सरकार को भेजी। सरकार ने उन पर केस तैयार किया ताकि उन्हें फांसी पर लटकाया जा सके। इसकी खबर सरदार अजीत सिंह को मिल गई और 1909 में भारत छोड़कर वे विदेश चले गए। 39 वर्ष तक विदेशों में रहकर वे क्रांति की ज्वाला को जलाते रहे। अंततः मार्च 1947 में स्वदेश लौटे और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन यह कहकर कि मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब मैं चलता हूँ, वे स्वर्ग सिधारे। तीसरे भाई सरदार स्वर्ण सिंह भारत माता सोसाइटी के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से थे। सोसाइटी द्वारा प्रकाशित क्रांतिकारी साहित्य को घर घर पहुंचाना उनका मुख्य कार्य था। सरदार अजीत सिंह मांडले में निर्वासित कर दिए गए थे और सरदार किशन सिंह फरार होकर नेपाल जा पहुंचे थे। सरदार स्वर्ण सिंह ने सरदार अजीत सिंह के देश से निकाले जाने पर गर्मा गर्म लेख लिखे और गुप्त रूप से जनता में बांटे। इससे जनता में जोश आया, जुलूस निकले, जलसे हुए जिनका नेतृत्व सरदार स्वर्ण सिंह करते थे। अतः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा चला और 2 साल की सख्त सजा मिली। उन दिनों जेलों में बड़ी कड़ी सजाएं दी जाती थी, जैसे रेहट चलाना, बैलों के स्थान पर व्यक्तियों का इस्तेमाल करना, मूंज कूटना इत्यादि। इसके साथ ही खुराक बेहद गंदी दी जाती थी जो आदमी के खाने के लायक भी न हों। इस सब के फलस्वरूप सरदार स्वर्ण सिंह का स्वास्थ्य खराब हो गया, उन्हें क्षय रोग हो गया और वो 23 वर्ष की भरी जवानी में शहीद हो गए। जिस परिवार की 2-2 पीढ़ियां स्वतंत्रता के लिए रक्त बहा चुकी थी, जो टूट गए पर झुके नहीं, गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंकने का संकल्प जिनकी हर सांस में भरा था, ऐसे परिवार में जन्म लेकर यदि भगत सिंह 2.5-3 वर्ष की उम्र में बंदूक बोने की बात करे तो क्या आश्चर्य। उसी परिवार में जहां सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह पहले से ही क्रांति यज्ञ की वेदी सजाए बैठे थे। भगत सिंह का जन्म शनिवार 28 सितंबर 1907 प्रातः 9 बजे के करीब लगभग बंगा गांव जिला लायलपुर में हुआ। उन दिनों भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और चाचा सरदार स्वर्ण सिंह जेल में थे। संयोगवश वे दोनों ही उसी दिन जेल से रिहा हुए। चारों ओर बधाई की आवाज़ें गूंज उठी। जो भी आया उसी ने बालक की दादी श्रीमती जयकौर से कहा, माँ जी आपका पोता बड़ा भाग्यवान है, इसके आने से आपके बेटे भी आ गए। यों बच्चे तो सभी सुंदर होते हैं, पर भगत सिंह के चेहरे पे तो आरंभ से ही एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। उनकी सुंदरता को देखकर सभी मोहित होकर उन्हें गोद में लेने के लिए उत्सुक होते। दोस्तों, सेकंड चैप्टर है शिक्षा। भगत सिंह की शिक्षा बंगा गांव के प्राइमरी स्कूल में आरंभ हुई। उनके बड़े भाई जगत सिंह पहले से ही वहां शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अब दोनों भाई साथ साथ स्कूल जाते। इन दोनों का रहन सहन, बातचीत करने का ढंग अन्य बालकों से इतना भिन्न था कि सभी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होता।
उन दिनों ये दोनों अपने दादा सरदार अर्जुन सिंह के संरक्षण में पल रहे थे। दादा के उच्च विचारों का प्रभाव जगत सिंह और भगत सिंह पर साफ झलकता था। गांव भर में यह बात प्रसिद्ध थी कि बच्चों का पालन पोषण तो कोई बाबा अर्जुन सिंह से सीखे। भगत सिंह अपना पाठ याद करने, सुंदर लिखावट और खेलों में भाग लेने के कारण सभी विद्यार्थियों से श्रेष्ठ माने जाते थे। अध्यापकों के प्रति आदर का व्यवहार तथा सहपाठियों के साथ सहानुभूति के कारण वे छोटे बड़ों सभी में लोकप्रिय हो गए। किन्हीं दो लड़कों में लड़ाई हो जाती तो वे बीच बचाव करते। स्कूल के सभी लड़के उनसे प्यार करते और बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी कभी कभी उनको कंधों पर बैठाकर घर छोड़ जाते। बचपन से ही भगत सिंह मित्र बनाने में बहुत कुशल थे। स्कूल के सभी छोटे बड़े बालक तो उनके मित्र थे ही, पर वे बड़ों से भी मित्रता जोड़ते। इस मित्रता की भी एक अलग ही निराली अदा थी। एक दिन गांव का बूढ़ा दर्जी उनकी कमीज सिलकर लाया तो बोले, देखो दर्जी मेरा दोस्त है, मेरे लिए कमीज लाया है। उनकी सुंदरता और भोली चंचलता के कारण सभी उनसे प्यार करते थे। कोई उन्हें कुछ चीज़ दे देता तो घर आकर बताते, यह मेरा दोस्त है, देखो यह चीज़ उसने मुझे दी है। एक दिन कई बार ऐसा कहने पर कि यह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है, घर में ही किसी ने कहा, यह और वह क्या, तुम्हारा तो सारा गांव ही दोस्त है। तब वह छाती पर हाथ मारकर एक बड़े समझदार आदमी की तरह बोले, हाँ हाँ, सारे मेरे ही दोस्त हैं। एक छोटे से बालक के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर सभी हंस दिए। तीसरी कक्षा में पहुंचते पहुंचते भगत सिंह उस क्रांति को थोड़ा थोड़ा समझने लगे जिसके कारण उनके चाचा सरदार अजीत सिंह विदेशों में भटक रहे थे और अपने देश नहीं लौट सकते थे, और दूसरे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह जेलों में कैदियों पर होने वाले अत्याचारों के कारण बीमार होकर शहीद हो गए थे। उनके पिता का जेल आना जाना लगा ही रहता था। चाचियों के दुखी होने पर भगत सिंह उनके पास बैठ जाते और उनकी ओर इस तरह देखते जैसे उनके दुख को ठीक ठीक अनुभव कर रहे हैं। वे दोनों चाचियों को धीरज देते और बड़ी चाची श्रीमती हरनाम कौर से कहते, चाची जी आप दुखी न हों, मैं अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालकर चाचा जी को वापस लाकर ही दम लूँगा। दूसरी चाची श्रीमती हुक्कम कौर से बोलते, मैं अंग्रेज़ों से बदला लूँगा। वे यह सब पूरे जोश के साथ कहते। तब उनके चेहरे पर ऐसा भाव होता जैसे वह बालक न होकर एक सेनापति हो। उनकी बात सुनते सुनते चाचियाँ अपना दुख भूलकर उन्हें अपनी गोद में समेट लेती और उनके चेहरों पर संतोष की एक रेखा उभर आती। चौथी कक्षा में पहुंचने पर वे सहपाठियों से पूछा करते थे, तुम बड़े होकर क्या करोगे? कोई कहता नौकरी करूंगा, कोई खेती की बात करता, कोई दुकानदारी की। वे सबकी बात सुनते रहते, पर जब कोई कहता मैं शादी करूंगा तो वे भक्त जोश में आकर कहते, शादी करना भी कोई बड़ा काम है? मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं तो अंग्रेज़ों को देश के बाहर निकाल दूंगा। भगत सिंह को पढ़ने में इतनी रुचि थी कि चौथी कक्षा की पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने घर में रखी सरदार अजीत सिंह, सूफी अमवा प्रसाद और लाला हरदयाल की लिखी 50 से अधिक छोटी बड़ी पुस्तकें और पुराने अखबारों की फाइलें, जिनमें सरदार अजीत सिंह और लाला लाजपत राय के निर्वासन तथा दूसरे राजनीतिक मुकदमों के समाचार थे, सब पढ़ डाले। इस अध्ययन से भगत सिंह की बुद्धि का बहुत विकास हुआ। उम्र में हिसाब से वे अभी बालक थे, पर बातचीत, विचार और चाल ढाल से वे अपनी उम्र से बहुत बड़े लगते थे। इतने बड़े कि उनके अध्यापक उनका आदर करते और दूसरे विद्यार्थियों को वैसा बनने की प्रेरणा देते। पढ़ाई लिखाई, सफाई, अनुशासन, सहयोग, इस सब के लिए अध्यापकों को उनसे कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे स्कूल में ही नहीं गांव भर में प्रसिद्ध हो गए। जन्म से सिख होते हुए भी भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह आर्य समाजी सिद्धांतों में विश्वास रखते थे।
अतः जगत सिंह और भगत सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया और उस दिन सरदार अर्जुन सिंह ने अपने दोनों पोतों को अपनी दोनों भुजाओं में लेकर संकल्प लिया कि मैं इस यज्ञ वेदी पर खड़े होकर अपने दोनों वंश घरों को देश की बलि वेदी के लिए अर्पित करता हूँ। यद्यपि सरदार अर्जुन सिंह के तीनों बेटे भारत माता की स्वतंत्रता के लिए जूझ रहे थे, फिर भी उनके कदम पीछे नहीं हटे। उन्होंने नई पीढ़ी में जन्मे दोनों नन्हे सेनानी देश की बलि वेदी के लिए तैयार कर दिए। जगत सिंह की मृत्यु 11 वर्ष की अल्पायु में ही हो गई थी। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने लाहौर के पास कुछ जमीन खरीद ली थी। वहाँ कुछ काम धंधा आरंभ कर लेने के बाद वे अधिकतर लाहौर में रहते थे। गांव में प्राइमरी स्कूल से पास होने पर भगत सिंह अपने माता पिता के पास नवाकोट लाहौर चले गए, जहां उन्हें डीएवी स्कूल में 5वीं कक्षा में दाखिला करा दिया। गांव और स्कूल की पढ़ाई तथा वातावरण के अंतर को ध्यान में रखते हुए उनके पिता ने भगत सिंह के लिए ट्यूशन का प्रबंध कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब उनके पिता ने अध्यापक से पूछा, आपका शिष्य कैसा चल रहा है? अध्यापक का उत्तर था, वह शिष्य क्या स्वयं गुरु है, मैं उसे क्या पढ़ाऊं, वह तो लगता है पहले से ही सब कुछ पढ़ चुका है। अध्यापक के ऐसा कहने का कारण यह था कि स्कूल की पुस्तकें पढ़ने के साथ साथ बाहर की जो पुस्तकें एवं समाचार पत्र उन्हें मिल जाते, उन्हें भी वे याद कर डालते। राष्ट्रीय समस्याओं पर उनका ज्ञान अपनी कक्षा और उम्र दोनों से बहुत आगे था। यह 1917 की बात है, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गदर पार्टी ने भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध गदर करने की योजना फरवरी 1915 में बनाई थी, जो कि अनेक कारणों से असफल हो गई। उसके नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी, काले पानी आदि की सजाएं दी जा चुकी थी। यद्यपि मुकदमे की खबरें काट छांट कर ही अखबारों में छपती थी, फिर भी युद्ध की खबरों के बाद जनता के लिए सबसे उत्तेजनापूर्ण खबरें वे ही होती थी। भगत सिंह उन खबरों को बहुत ध्यान से पढ़ते और उनको बहुत जोश आता। बचपन में सरदार अजीत सिंह, सूफी अम्बुआ प्रसाद और लाला हरदयाल द्वारा लिखी पुस्तकों को पढ़कर भगत सिंह के मन पर अंग्रेजों के प्रति जो विद्रोह की भावना उमड़ी थी, वह इन खबरों से और भी जोर पकड़ गई। उनके मन पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। वे इसके बारे में अक्सर अपने पिता से चर्चा करते रहते। 22 जुलाई 1918 को भगत सिंह ने अपने दादा सरदार अर्जुन सिंह को यह पत्र उर्दू में लिखा। श्रीमान पूज्य बाबा जी नमस्ते। श्रीमान पूज्य बाबा जी नमस्ते। अर्ज यह है कि खत आपका मिला, पढ़कर दिल को खुशी हासिल हुई। इम्तिहान की बाबत यह है कि मैंने पहले इस वास्ते नहीं लिखा था कि हमें बताया नहीं गया था। अब हमें अंग्रेजी और संस्कृत का बताया है, उसमें मैं पास हूँ। संस्कृत में मेरे 150 में से 110 नंबर हैं, अंग्रेजी में 150 में से 68 नंबर हैं। जो 150 नंबरों में से 50 ले जाए वह पास होता है। नंबर 68 लेकर अच्छा पास हो गया हूँ, किसी किस्म की फिक्र ना करें। बाकी नहीं बताया, 8 अगस्त को पहली छुट्टी होगी, आप कब आएंगे? तहरीर फरमाइए, आपका ताबेदार भगत सिंह। संस्कृत में भगत सिंह को 150 में से 110 नंबर मिले, जबकि अंग्रेजी में 68 ही। उन्होंने सोचा कि इसका दादाजी के मन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए बताया कि पास होने के लिए 50 नंबर ही काफ़ी थे। मैं 68 नंबर पाकर अच्छा पास हो गया हूँ। डीएवी स्कूल में प्रतिदिन प्रातःकाल हवन होता था। आंखें मूंद कर प्रार्थना होती थी। भगत सिंह इस हवन प्रार्थना से कभी प्रभावित नहीं हुए। उनके अंदर कोई दूसरी बहुत तीव्र जिज्ञासा थी। लगता था वे कुछ खोज रहे हैं, कुछ पाने को बेचैन हैं। उनकी बुद्धि कहती थी, जो तुम चाहते हो वह यह नहीं है। स्कूल के रास्ते में एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति बड़े से थाल में मिठाई बेचा करता था। उसके हाथ कांपते थे, फिर भी जैसे तैसे अपना काम चलाता था। जाड़े के मौसम में एक दिन भगत सिंह और उनके मित्र जयदेव गुप्त उधर से निकले।
बूढ़े को देखकर भगत सिंह ठहर गए। ठंड के मारे उसका बुरा हाल था। तराजू उससे संभल नहीं रही थी। भगत सिंह बहुत देर तक तरस भरी निगाह से उसे देखते रहे। फिर आगे बढ़कर पूछा, तुम्हारा कोई नहीं है बाबा? नहीं, बूढ़े ने उत्तर दिया। जयदेव बोले, यह सब इसके कर्मों का फल है। भगत सिंह ने पूरे जोर से कहा, यह सब बहकावे की बात है। इस बूढ़े को रोटी और सहारा समाज से मिलना चाहिए, पर यह काम आंख मूंदकर मोक्ष की प्रार्थना करने से नहीं हो सकता। 10-11 वर्ष की उम्र में ही भगत सिंह का चिंतन इतना गहरा हो चुका था कि धर्म जैसे गहन विषय की भी वह आलोचना कर सके। उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि पूजा प्रार्थना से समाज सुधार नहीं हो सकता। 1919 में जब महात्मा गांधी ने भारत की राजनीति में सीधे प्रवेश कर असहयोग आंदोलन आरंभ किया, उस समय भगत सिंह 7वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। गांधी जी के भाषणों में सरकारी अदालतों और नौकरियों के बहिष्कार के साथ साथ स्कूल छोड़ देने की बात भी कही जाती थी। भगत सिंह ने इस आंदोलन का स्पर्श अनुभव किया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा की घोषणा हुई। यह स्थान चारों ओर मकानों से घिरा हुआ है और भीतर जाने के लिए केवल एक ही मार्ग है। उस दिन उस सभा में कोई 20,000 से अधिक स्त्री पुरुष बच्चे एकत्र हुए थे। अचानक पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ओ डायर ने वहां प्रवेश किया। उसके 100 सहस्त्र हिंदुस्तानी सिपाही थे और 50 अंग्रेज। एक व्यक्ति भाषण दे रहा था और लोग शांत बैठे थे। जनरल ने गोली चलाने का हुक्म दिया। गोलियां हिंदुस्तानी फौजियों से चलवाई गई और अंग्रेज उनके पीछे रहे। गोलियां तब तक चली जब तक कारतूस खत्म नहीं हो गए। 1600 राउंड फायर किए गए। भागने या बचने को कोई कहीं जगह नहीं थी। फिर भी असहाय लोग इधर उधर भागने लगे और कुएं में कूद पड़े। जलियांवाला बाग लाशों से भर गया। रात भर लाशें वहीं पड़ी रही और घायल भी। किसी ने उनके मुंह में पानी तक न डाला। जब यह घटना घटी, भगत सिंह 12 साल के थे। दूसरे दिन वे समय पर स्कूल तो गए, लेकिन समय पर लौटे नहीं। चारों ओर वातावरण में अशांति फैली हुई थी। घर में सबको चिंता हुई वह क्यों नहीं आए। उस दिन वे स्कूल गए ही नहीं। सुबह घर से निकले, बस में बैठे और पहुंचे अमृतसर। जलियांवाला बाग पहुंचकर निर्दोष निहत्थी जनता के खून से लथपथ मिट्टी उठाई, माथे से लगाई और थोड़ी सी एक शीशी में भरकर लौटे। सोचकर विस्मय होता है कि जब अमृतसर में भय की आंधी चल रही थी, फौजी लोग गोलियों की बौछार कर रहे थे। कब कौन सी गोली किसका निशाना बन जाए कुछ ठीक न था। उस समय भगत सिंह कैसे जलियांवाला बाग पहुंचे होंगे और कैसे वहां से मिट्टी उठाने का साहस किया होगा। देर से घर पहुंचे तो छोटी बहन अमर कौर ने उछलते कूदते उनके पास आकर पूछा, वीर जी आज इतनी देर कैसे कर दी? मैंने आपके हिस्से के फल रखे हैं, चलकर खा लो। भगत सिंह उदास थे, कुछ बोले नहीं। घबराकर बहन ने पूछा, क्यों, क्या बात है, ठीक तो होने? गंभीरता से भगत सिंह ने कहा, खाने की बात मुझसे मत करो, आओ तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं। खून से रंगी मिट्टी की वह शीशी दिखाकर बोले, अंग्रेज़ों ने हमारे बेहद आदमी मार दिए हैं। सारी बातें बहन को बताने के बाद वे फूल तोड़कर लाए और शीशी के चारों ओर रखकर श्रद्धा से सिर झुका दिया। फूल चढ़ाने का यह काम बहुत दिनों तक चलता रहा। 1921 में जब भगत सिंह 9वीं कक्षा में थे, असहयोग आंदोलन तेजी पकड़ रहा था। भगत सिंह ने मन ही मन निश्चय किया कि उन्हें स्कूल छोड़कर आंदोलन में शामिल होना है। इस निर्णय की सूचना पिताजी को देना आवश्यक था, पर तब तक वे बहुत शर्मीले थे। इस बात को स्वयं पिताजी से कहने में झिझक हुई। उन्होंने अपने साथी जयदेव गुप्त से कहा, तुम कह दो पिताजी से। सौभाग्य से उन्हें अपने इस निश्चय में पिता का पूरा समर्थन मिला। भगत सिंह ने स्कूल छोड़ दिया और 14 वर्ष की उम्र में आंदोलन में कूद पड़े। स्वदेशी का प्रचार, विदेशी का बहिष्कार इस आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल थे। किसान परिवार में जन्म लेने के कारण भगत सिंह के घर में कताई बुनाई का काम पहले से ही होता था।
घर के सब लोग खादी पहनते थे, इसलिए स्वदेशी में उनके लिए कोई विशेष आकर्षण न था। हाँ, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने में उन्हें विशेष आनंद प्राप्त होता। इस कार्य में वे पूरी रुचि लेते। वे अपनी ही उम्र के लड़कों की टोली बनाकर घर घर से विदेशी वस्त्र मांग कर लाते, उनका धूमधाम से जुलूस निकालते और किसी चौराहे पर उन वस्त्रों की होली जलाते। होली की इन लपटों ने ही विद्रोह की ओर बढ़ते उनके पहले कदम देखे। उनकी संगठन शक्ति, तेजस्विता और व्यवहार पटुता के पहले अनुभव उनके साथियों को हुए। जो परिवार दूसरी टोलियों को एक भी विदेशी वस्त्र देने से साफ इनकार कर देते थे, वे भगत सिंह को कई कई वस्त्र देते थे। जो लोग दूसरों की बातों से चिढ़ जाते थे, गुस्सा करते थे, वे भगत सिंह की बातों से प्रसन्न हो जाते थे। प्रभावशाली बातचीत की यह प्रतिभा उनमें बचपन से ही थी। टोली के जुलूस के नारों में उनकी ही आवाज़ सबसे ऊपर सुनाई देती। उनके व्यक्तित्व की छाप लोगों के हृदय पर पड़ने लगी। आंदोलन पूरी तेजी से चल रहा था और भगत सिंह भी पूरी तेजी से अपने काम में जुटे हुए थे कि एक धड़ाका हुआ। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा स्थान पर कांग्रेस का एक जुलूस निकल रहा था। भीड़ ने पुलिस के 21 सिपाहियों और एक थानेदार को खदेड़ कर थाने में बंद कर दिया और थाने की इमारत को आग लगा दी। वे सब जलकर मर गए। इस प्रकार की 1-2 घटनाएं और भी हुई। इस घटना के कारण गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। देश भर में गांधी जी के इस निर्णय का विरोध हुआ। विरोध की यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया भगत सिंह के मन में भी एक तूफान बनकर उतरी। इस बात ने उनके मन को परेशान कर दिया कि इतने बड़े देश के आंदोलन में 2-4 जगह बेकाबू भीड़ का उपद्रव कर बैठना इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती है कि पूरे देश का आंदोलन ही स्थगित कर दिया जाए। इस चिंतन से उनके मन में हिंसा अहिंसा को लेकर विवाद खड़ा हो गया और उनके अंतःकरण में एक बहुत खूबसूरत चेहरा चमक उठा। यह था 19 वर्षीय सरदार करतार सिंह सरावा का, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र गदर की तैयारी में पकड़े गए और हंसते हंसते शहीद हो गए। भगत सिंह को करतार सिंह के प्रति अपार श्रद्धा थी। वे उन्हें बेहद प्यार करते थे और जिस तरह हंसते हंसते वे फांसी के तख्ते पर झूल गए थे, उस पर भगत सिंह न्यौछावर थे। भगत सिंह ने अपने मन से पूछा, क्या करतार सिंह और उनके साथियों का कार्य अनुचित था? और यदि करतार सिंह का कार्य अनुचित है तो क्या सरदार अजीत सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद, वीर सावरकर और श्री रास बिहारी बोस का हमारे देश के इतिहास में कोई स्थान नहीं था? उनके मन ने इस पर न कहा और गांधी जी तथा उनकी अहिंसा से दूर जा खड़े हुए। 15 वर्षीय भगत सिंह के मन में एक के बाद एक तूफान उठे और अंततः उन्हें अपना मार्ग दिखाई दिया। उन्होंने समझा कि अहिंसा का मार्ग देश को उसके लक्ष्य आज़ादी तक नहीं पहुंचा सकता, अतः आज़ादी पाने के लिए बहुत से बलिदान देने होंगे। उनके सामने फिर एक बार घूम गया करतार सिंह सरावा का चेहरा। जब उन्हें जजों ने फांसी की सज़ा सुनाई तो आपका धन्यवाद कहकर वे इस तरह मुस्कुराए कि मौत भी उस मुस्कुराहट को देखकर शर्मा गई। नेशनल कॉलेज लाहौर की स्थापना पंजाब के कांग्रेस नेताओं ने की, जिनमें लाला लाजपत राय प्रमुख थे। इस कॉलेज में अधिकतर वे ही विद्यार्थी भर्ती हुए जिन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। अतः यह स्वाभाविक ही था कि इन विद्यार्थियों के मन राजनैतिक उत्तेजना और राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण थे। इस कॉलेज में ऐसे अध्यापक रखे गए थे जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों को परीक्षा पास कराना या नौकरी के लिए तैयार करना नहीं था। 15 वर्षीय भगत सिंह के मन में एक के बाद एक तूफान उठे और अंततः उन्हें अपना मार्ग दिखाई दिया। उन्होंने समझा कि अहिंसा का मार्ग देश को उसके लक्ष्य आज़ादी तक नहीं पहुंचा सकता, अतः आज़ादी पाने के लिए बहुत से बलिदान देने होंगे। उनके सामने फिर एक बार घूम गया करतार सिंह सरावा का चेहरा। जब उन्हें जजों ने फांसी की सज़ा सुनाई
तो आपका धन्यवाद कहकर वे इस तरह मुस्कुराए कि मौत भी उस मुस्कुराहट को देखकर शर्मा गई। नेशनल कॉलेज लाहौर की स्थापना पंजाब के कांग्रेस नेताओं ने की, जिनमें लाला लाजपत राय प्रमुख थे। इस कॉलेज में अधिकतर वे ही विद्यार्थी भर्ती हुए जिन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। अतः यह स्वाभाविक ही था कि इन विद्यार्थियों के मन राजनैतिक उत्तेजना और राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण थे। इस कॉलेज में ऐसे अध्यापक रखे गए थे जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों को परीक्षा पास कराना या नौकरी के लिए तैयार करना नहीं था, बल्कि देश के नेतृत्व के लिए तैयार करना था। इस कॉलेज के पाठ्यक्रम भी अन्य कॉलेजों के पाठ्यक्रम से भिन्न था। भारतीय इतिहास की जानकारी के साथ ही साथ विश्व इतिहास की जानकारी भी दी जाती थी, और इसमें भी मात्र बादशाहों के बारे में नहीं, अपितु फ्रांस, इटली और रूस जैसे राज्य की क्रांतियों के इतिहास को भी पढ़ाया जाता था। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न हुए उनकी पूरी जानकारी दी जाती थी, और संसार के जो दूसरे देश अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे उनके आंदोलनों का परिचय भी दिया जाता था। अध्यापक वर्ग। आचार्य श्री जुगल किशोर विलायत से अपनी शिक्षा समाप्त कर तब आए ही थे। स्वतंत्र देश में जो मानसिक उन्मुखता उन्होंने देखी थी उसका प्रभाव उन पर बहुत गहरा था। उन्होंने नेशनल कॉलेज के वातावरण को बहुत सहज बना दिया। भाई परमानंद, जो कि राजनीतिक विद्रोह के अपराध में काले पानी की सजा भोगकर आए थे, नेशनल कॉलेज के प्रधान अध्यापक बने। उनके जीवन के साथ विद्रोह की कहानी जुड़ी हुई थी। वे विद्यार्थियों के लिए विद्रोह की जीती जागती मसाल थे। वे पढ़ाते पढ़ाते अंडमान की काल कोठरियों की आप बीती सुनाने लगते। विद्यार्थी इतने ध्यान से उनके कष्टों की कहानी सुनते कि उन्हें स्वयं को उन कष्टों की अनुभूति होने लगती। तीसरे प्रोफेसर थे श्री जयचंद विद्यालंकार, जो कॉलेज के वातावरण में राजनीतिक ज्योति जगाए रखते थे। इसी प्रकार और भी बहुत से श्रेष्ठ प्रोफेसर थे। इसी नेशनल कॉलेज में भगत सिंह भर्ती हो गए। भगत सिंह मैट्रिक पास नहीं थे। 9वीं क्लास में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए स्कूल छोड़ दिया था। इस स्थिति में उन्हें कॉलेज में प्रथम वर्ष में कैसे दाखिल कर लिया गया। भाई परमानंद ने उनके ज्ञान की जांच की। अंग्रेजी में भगत सिंह बहुत कमज़ोर थे, परंतु क्योंकि उन्हें स्कूल की पुस्तकों के अतिरिक्त ऐतिहासिक और राजनीतिक पुस्तकें पढ़ने का बेहद शौक था, इसलिए इन विषयों में भगत सिंह का ज्ञान और सूझबूझ अपनी कक्षा से बहुत आगे थी। भाई जी उनके व्यक्तित्व, बातचीत, बुद्धिमत्ता और आदर्शवादी दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित हुए। भाई जी ने उन्हें 2 महीने का समय विशेष तैयारी के लिए दिया और कॉलेज में ले लिया। परिश्रम करना भगत सिंह का स्वभाव था, इसलिए जल्दी ही वे अपने साथियों के साथ हो गए और पढ़ाई का काम ठीक चल पड़ा। 1915 से 16 की गदर योजना में असफल हो जाने के बाद पंजाब के सशस्त्र प्रयत्नों की कड़ी टूट गई, और सिर्फ जयचंद विद्यालंकार ही ऐसे आदमी थे जिनका संपर्क बंगाल के क्रांतिकारियों से था। जिन विद्यार्थियों में राजनीतिक बेचैनी अधिक होती थी वे जयचंद जी के निकट आ जाते थे। भगत सिंह का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था, विचार बहुत तेजस्वी थे। वे थोड़े ही दिनों में उनके बहुत निकट हो गए। इस निकटता ने भगत सिंह के अध्ययन को नियमबद्ध कर दिया और उन्होंने क्रमबद्ध अध्ययन आरंभ कर दिया, जिससे उनका ज्ञान विकसित और गहरा होने लगा। द्वारकादास पुस्तकालय। नेशनल कॉलेज के साथ ही लाला लाजपत राय ने द्वारकादास पुस्तकालय की भी स्थापना की थी। श्री राजाराम शास्त्री उन दिनों उस पुस्तकालय के अध्यक्ष थे। भगत सिंह अपने स्वभाव के कारण उनके अच्छे मित्र बन गए थे। वे उनसे पुस्तकें तो लाते ही थे, उनकी खाने पीने की चीज़ें भी छीन लेते थे, क्योंकि पुस्तकालय युवकों का केंद्र था। वहाँ खूब राजनीतिक बहसें भी होती थी, इसलिए CID की निगाह पुस्तकालय पर रहती थी। इस बहस में भगत सिंह आतंकवाद और समाजवाद दोनों का समर्थन करते थे। रूस में कुछ क्रांतिकारी अपनी जान न्यौछावर करके अपने सिद्धांतों के प्रचार में विश्वास रखते थे। इसे आत्म बलिदान द्वारा प्रचार कहा जाता था।
भगत सिंह को ऐसे क्रांतिकारियों ने सबसे अधिक प्रभावित किया जो आत्म बलिदान करके अपने सिद्धांतों का प्रचार दुश्मन की अदालत में खड़े होकर किया करते थे। श्री राजाराम शास्त्री ने लिखा है, एक दिन मैंने एक अराजकतावादी पुस्तक पढ़ी। संभवतः उसका नाम था अराजकतावादी और अन्य निबंध। इसमें एक अध्याय था हिंसा का मनोविज्ञान। इसमें फ्रांस के अराजकतावादी नवयुवक वेला का वह बयान दिया गया है जो उसने गिरफ्तार होने पर अदालत के सामने दिया था। उसने बताया था कि कैसे पहले उसने ट्रेड यूनियनों को संगठित किया, सार्वजनिक सभाओं में व्याख्यान दिए और शांतिमय प्रदर्शन किए, पर शोषण पर कायम इस पूंजीवादी समाज के कर्णधरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों न फ्रांस की असेंबली में बम का धमाका किया जाए, जिससे बहरे शासक जग जाएं। बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ की आवश्यकता होती है। यही सोचकर मैंने असेंबली में बम फेंका था। मेरा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था कि सोते हुए शासकों को खूनी क्रांति से सावधान कर देना। अब मैजिस्ट्रेट मुझे जो भी सजा दें, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्री राजाराम शास्त्री आगे लिखते हैं, वेला का बयान काफ़ी लंबा और जोशीला था। उसे पढ़कर मैं बहुत प्रभावित हुआ। कितने ही नवयुवकों को मैंने उसे पढ़ने को दिया, पर जब भगत सिंह ने उसे पढ़ा तो वे मारे खुशी के उछल पड़े। उस पुस्तक को उन्होंने कई बार पुस्तकालय से अपने नाम पर लिया। वेला के बयान को उन्होंने याद कर डाला, कॉपी पर नोट कर लिया। मुझसे रोज़ आकर पूछते कि किस नवयुवक ने इसे पढ़ा है और उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। निश्चय ही बेला के उदाहरण ने उनके मन में यह संकल्प जगाया कि आगे चलकर मैं भी ऐसा ही करूँगा। और जब सचमुच उन्होंने ऐसा किया तो वे बेला को भूले नहीं और बम फेंकने के बाद असेंबली में उन्होंने पर्चे फेंके और बेला को दिल से स्मरण किया। उन्हीं दिनों जब गंभीर राजनीतिक अध्ययन और प्रोफेसर जयचंद्र विद्यालंकार के संपर्क से उनके मन में एक आतंकवादी चरित्र विकसित हो रहा था, एक दिन जयचंद्र जी के मकान पर ही विख्यात क्रांतिकारी श्री सचिंद्र नाथ सान्याल से उनकी मुलाकात हुई। इस परिचय और बातचीत के बाद भगत सिंह क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गए। क्रांतिकारी दल के सदस्य होते हुए भी वह कॉलेज के परिश्रमी विद्यार्थी बने रहे। इन्हीं दिनों उनमें अभिनय कला का खूब विकास हुआ। नेशनल कॉलेज में एक नेशनल नाटक क्लब की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था नाटकों के द्वारा जनता में गुलामी की पीड़ा और आज़ादी के लिए बेचैनी पैदा करना। इस क्लब द्वारा दिखाए गए नाटकों में भारत दुर्दशा, राणा प्रताप और सम्राट चंद्रगुप्त में भगत सिंह अपनी भूमिकाओं में पूरी तरह सफल रहे। भगत सिंह का पगड़ी वाला चित्र इन्हीं दिनों का है। इस क्लब के नाटकों को कितनी सफलता मिली उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेज सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी। विवाह की तैयारी। 1923 में भगत सिंह एफए की परीक्षा पास कर बीए के प्रथम वर्ष में दाखिल हुए। घर में विवाह की चर्चा होने लगी। भगत सिंह की दादी ने उनसे विवाह के लिए आग्रह किया तो घर के बाकी सभी सदस्यों ने अपना उत्साह प्रकट किया। एक दिन उसी इलाके के एक बड़े ज़मींदार अपनी बहन के लिए भगत सिंह को देखने आए। भगत सिंह को उन्होंने बहुत पसंद किया और सगाई की तारीख तय कर गए। सगाई की इस बातचीत से जैसे भगत सिंह का मार्ग खुल गया। तैयारी पहले से थी ही, अब घर में रहने का मतलब था विवाह के जुए के नीचे आना। वह यह सब कैसे स्वीकार करते। सगाई की निश्चित तिथि से कुछ दिन पूर्व घर से लाहौर गए और फिर वापस नहीं लौटे। उनके पिता की मेज की दराज में रखा यह पत्र मिला। पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी ज़िंदगी मकसद आला यानी आज़ादी ए हिंद के असूल के लिए वक्फ हो चुकी है। इसलिए मेरी ज़िंदगी में आराम और दुनिया वाही ख्वाहिशात बाइसे कशिश नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ दिया गया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ़ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह।